नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अंशों का निर्गमन एवं हरण। अंशों का निर्गमन एवं हरण। कल की क्लास में हमने बात की थी कि जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में, शेयर्स में, अंशों में विभक्त कर देती है और इन अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, जनता से आवेदन पत्र प्राप्त करती है। कंपनी अपनी पूंजी को दो प्रकार से निर्गमित कर सकती है, एक तो पूर्वाधिकार अंशों के रूप में और दूसरा सामान्य या समता अंशों के रूप में। पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश प्राप्ति के संबंध में और कंपनी की समाप्ति पर पूंजी प्राप्ति के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, जबकि सामान्य अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। पूर्वाधिकार अंशों के भी कई प्रकार हैं जिनकी बात हमने कल की क्लास में की थी। कल हमने पढ़ा था कि अंश पूंजी के अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया के बारे में हमने जाना, तो उसमें सबसे पहले प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है। प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण में कंपनी के संबंध में विवरण दिया हुआ होता है। कंपनी का जो चालू व्यवसाय है उसके संबंध में, कंपनी के इतिहास के बारे में, कंपनी के उद्देश्य, भविष्य के संबंध में कोई योजनाएं हैं उनके बारे में, कंपनी के संचालकों, प्रबंधकों आदि की जानकारी दी जाती है। और प्रविवरण के साथ एक आवेदन पत्र भी लगा होता है। तो कोई विनियोक्ता अगर कंपनी के अंश खरीदना चाहता है तो उस आवेदन पत्र में आवेदन कर सकता है। प्रविवरण जारी करने के बाद में जब आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो आवेदन पत्रों को प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र बैंक के माध्यम से या सीधे कंपनी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि मंगवाई जाती है। और आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद में आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और उसके बाद में अंशों का आवंटन किया जाता है। लेकिन अगर जितनी पूंजी निर्गमित की है, निर्गमित पूंजी का 90% के बराबर अगर आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते तो फिर आगे कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। यानी कि कम से कम 90% आवेदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो निर्गमित पूंजी के 90% अगर आवेदन प्राप्त नहीं होते तो कंपनी का जो पूंजी का निर्गमन है वो रद्द हो जाता है और जिनसे भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदकों को आवेदन राशि लौटानी पड़ती है। और आवेदन के संबंध में जो ये आवेदन राशि की हम बात कर रहे हैं तो कंपनी अधिनियम में प्रावधान है कि जो आवेदन राशि है वो अंकित मूल्य का कम से कम 5% होनी चाहिए। या जो सेबी है, सेबी ने जो भी इसके संबंध में जो कानून बनाए हैं, विधान बनाए हैं, उनके अनुसार जो है आवेदन राशि निर्धारित की जानी चाहिए। तो सेबी के अनुसार निर्गमित मूल्य का 25% कम से कम आवेदन राशि के रूप में मंगवाया जाना चाहिए। तो जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो सबसे पहले आवेदन राशि मंगवाई जाती है। आवेदन पत्रों के साथ आवेदन राशि मंगवाई जाती है और आवेदन राशि निर्गमित मूल्य का कम से कम 25% होना चाहिए। अगर न्यूनतम अभिधान नहीं हुआ है, न्यूनतम अभिधान यानी कि अगर 90% पूंजी के लिए आवेदन पत्र नहीं आए हैं तो आवेदन राशि आवेदकों को वापस लौटानी होती है। और जो निर्गमन है, निर्गमन 30 दिन तक खुला रखा जा सकता है, 30 दिन तक आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं और 30 दिन के बाद में अगर न्यूनतम अभिधान प्राप्त नहीं होता, 90% आवेदन प्राप्त नहीं होते तो 30 दिन की समाप्ति के बाद अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आवेदन राशि वापस आवेदकों को लौटानी होती है। और अगर आवेदन राशि 15 दिनों के अंदर नहीं लौटाई जाती तो आवेदकों को 15% वार्षिक दर से जो है आवेदन राशि के साथ ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। तो आवेदन पत्रों के साथ आवेदन राशि प्राप्त होती है और आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद में अंशों का आवंटन किया जाता है। अंशों के आवंटन के बाद में आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए गए। आवेदन पत्र के बाद अंशों का आवंटन किया जाता है और अंशों का आवंटन किए जाने के बाद में जो है मांग राशि प्राप्त करना।
और इनमें पहला है प्रविवरण निर्गमन करना। तो ये अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया है। सबसे पहले प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है, जिसके साथ आवेदन पत्र लगा रहता है। फिर आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि प्राप्त की जाती है। और अगर न्यूनतम अभिधान हो जाता है, यानी 90% निर्गमित पूंजी के 90% के बराबर अगर आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो अंशों का आवंटन किया जाता है और अंशों के आवंटन के बाद में मांग राशि प्राप्त की जाती है। तो आवेदन पर आवेदन राशि प्राप्त की जाती है और आवंटन पर भी जो है, जब अंशों का आवंटन किया जाता है तो आवंटन राशि प्राप्त की जाती है। और अंशों पर जो भी राशि है, जिस मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया गया है, उस मूल्य में से कुछ प्रतिशत आवेदन राशि के रूप में मांग लिया जाता है और कुछ प्रतिशत आवंटन राशि के रूप में मांग लिया जाता है। और जो शेष राशि है, जो शेष देय राशि है, उसको कई किस्तों में मांगा जा सकता है। तो शेष राशि को जब किस्तों में मांगा जाता है आवंटन राशि के बाद में, तो उसको अंशों पर मांग, कॉल्स ऑन शेयर्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पूंजी के प्रकारों की। अंश पूंजी के क्या प्रकार हैं? अंशों के प्रकारों की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अंश पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इनमें पहला है अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी वह अधिकतम पूंजी है जो कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है व्यवसाय चलाने के लिए, और इस पूंजी को छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर दिया जाता है और अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है, जनता से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तो अधिकृत पूंजी वह अधिकतम राशि है जो कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। यह पूंजी की अधिकतम राशि अधिकृत पूंजी कहलाती है। इसके बाद दूसरी है निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी में से जितनी पूंजी जनता को निर्गमित कर दी गई है, जितनी पूंजी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं, वो निर्गमित पूंजी कहलाती है, इश्यूड कैपिटल। मान लेते हैं कि अधिकृत पूंजी है, उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपए, यानी कि कंपनी 10 लाख रुपए से अधिक पूंजी अपने जीवन काल में निर्गमित नहीं कर सकती, और 10 लाख में से 5 लाख रुपए की पूंजी निर्गमित कर दी गई है। 5 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता हुई तो 5 लाख रुपए की पूंजी निर्गमित कर दी गई है। तो ऐसी पूंजी इश्यूड कैपिटल निर्गमित पूंजी कहलाती है। निर्गमित पूंजी के बाद अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी। अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी में से जितनी पूंजी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, जितने अंशों को जनता ने खरीद लिया है, वो पूंजी अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी कहलाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो निर्गमित पूंजी और अभिदत्त पूंजी अलग अलग हो सकती है, दोनों राशियां अलग अलग हो सकती हैं। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की पूंजी निर्गमित की और जनता ने जो है 4,80,000 रुपए की पूंजी जो है के लिए आवेदन किया है। 4,80,000 रुपए की पूंजी ही के अंश ही जनता ने खरीदे हैं। चौथा है मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। तो प्रार्थित पूंजी में से जितने अंशों के लिए आवेदन किया है, उन अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है, वो राशि मांगी गई पूंजी कहलाती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि कंपनी द्वारा जो अंशों का अंकित मूल्य है उस पर पूरी की पूरी राशि एक साथ मांग ली जाए। उसको कई किस्तों में मांगा जा सकता है। पहले आवेदन पर कुछ राशि मांगी जाती है, फिर इसके बाद आवंटन पर राशि मांगी जाती है, और जो शेष राशि है उसको एक या कई मांगों के रूप में मांगा जा सकता है, किस्तों में मांगा जा सकता है। तो जितनी राशि की मांग कर ली गई है प्रार्थित पूंजी में से, वो पूंजी, मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो मान लेते हैं कि 4,80,000 में से 2 लाख रुपए की पूंजी अभी तक मांगी है और 2,80,000 रुपए की पूंजी आवश्यकता पड़ने पर जो है मांगी जाएगी। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद प्रदत्त पूंजी,
पेड अप कैपिटल। तो जो पूंजी मांगी गई है, जितनी राशि मांग ली गई है, उसमें से जितनी राशि प्राप्त हुई है वो प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहलाती है। अंशधारियों के द्वारा जितनी राशि चुका दी गई है अंशों पर, वो राशि प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहलाती है। तो यह आवश्यक नहीं कि जो राशि मांगी है, जितनी राशि मांगी है उतनी पूरी की पूरी राशि कंपनी को प्राप्त हो गई हो। कुछ मांग बकाया भी रह सकती है, कुछ राशि बकाया भी रह सकती है। इसलिए मानते हैं कि 1,80,000 रुपए प्रदत्त पूंजी है। अधिकृत पूंजी की वह अधिकतम राशि जो कंपनी अपने जीवन काल में निर्मित कर सकती है, और जितनी अधिकृत पूंजी में से जितनी पूंजी निर्गमित की जा चुकी है वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। निर्गमित पूंजी में से जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं वो प्रार्थित या विदत पूंजी कहलाती है। और जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदन पत्र पर जितनी राशि मंगवाई जा चुकी है वो मांगी गई पूंजी कहलाती है। और मांगी गई पूंजी में से अंशधारियों के द्वारा जितनी राशि चुका दी गई है वो प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहलाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अंशधारियों द्वारा कुछ राशि का भुगतान नहीं किया गया हो तो वो कॉल्स इन एरर कहलाती है। और अगर कोई अंशधारी बार बार पूंजी का भुगतान नहीं करना चाहता, बार बार अंशों पर राशि का भुगतान नहीं करना चाहता, वो एक साथ जो है पूरी की पूरी राशि अगर कंपनी को भेज देता है तो ऐसी प्राप्त राशि कॉल्स इन एडवांस कहलाती है। तो अगर कोई अंशधारी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो कॉल्स इन एरर कहलाता है। बकाया राशि के संबंध में अगर अंशों पर कोई मांग बकाया है, कोई राशि बकाया है, तो उसके संबंध में अंशधारी से कंपनी 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर सकती है। और अगर किसी अंशधारी ने पहले ही पूरी की पूरी राशि चुका दी गई है अंशों पर तो उसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो जो अग्रिम राशि प्राप्त हुई है उस पर अंशधारी को 12% वार्षिक दर से ब्याज चुकाया जा सकता है, ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।